अब जो प्रॉपर्टीज है ना, सबसे पहली चीज आपको हमेशा याद रखनी है, फ्लूइड हम बोलते किसे हैं। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड होता है एक ऐसा मटेरियल जो कि फ्लो कर सकता है। जो भी मटेरियल फ्लो कर सकता है उसको हम फ्लूइड बोल देते हैं। जैसे कि हमारे गैसेस है, जितने भी टाइप ऑफ गैसेस होते हैं सबके सब फ्लो कर सकती है, इसलिए हम उसको फ्लूइड बोल सकते हैं। जो लिक्विड्स होते हैं अलग अलग टाइप के, वो सारे के सारे लिक्विड्स को हम फ्लूइड बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करना। ठीक है, उसको हम सिंपली फ्लूइड बोलेंगे। उसके लिए टर्म जो यूज करेंगे, जो भी चीज फ्लो कर सकती है उसके लिए टर्म यूज करेंगे फ्लूइड। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो है डेंसिटी, या फिर मास डेंसिटी, या फिर इसी को हम स्पेसिफिक मास, यूनिट मास, ये चारों इसी के नाम है। ये हम नामों से इसको बुला सकते हैं। सिंपली आपको डेंसिटी से ही याद रखना है। ये आपको पता ही है, डेंसिटी हो जाती है मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगी मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो ये फ्लूइड की मास और वॉल्यूम का रेशियो हो जाता है। इसको हम यहाँ पे डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है। फिर इसके बाद जो सेकंड चीज आ जाती है वो आ जाती है स्पेसिफिक वेट, वेट डेंसिटी, या फिर यूनिट वेट। ये तीनों इसी के नाम है। अब यूनिट वेट से आप ज्यादा फेमिलियर हो, आपने सॉइल मैकेनिक्स में यूनिट वेट का सिंबल गामा देखा होगा, ये पढ़ा होगा इसके बारे में। यूनिट वेट क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो वो हो जाता है वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो यूनिट वेट को फ्लूइड मैकेनिक्स में हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसी को हम, हमारा फॉर्मूला इसमें हो जाता है डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, जो हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि ये वेट ऑफ फ्लूइड है। वेट को हम मास इनटू ग्रेविटी लिख सकते हैं ना, तो ये हमारा पूरा जो है मास अपॉन वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी हो जाता है, जो कि हमारा रो इनटू जी हो जाएगा सिंपली। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप याद रख सकते हो कि स्प्रिंग बैलेंस का यूज करके हम मास को और वेट को मेजर कर सकते हैं, वेट को। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाता है? डेंसिटी का उल्टा, वन अपॉन डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी का इनवर्स हो जाता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन मास ऑफ फ्लूइड हो जाता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये ज्यादा यूजफुल हो जाता है गैसेस के लिए। स्पेसिफिक वॉल्यूम को आप किस तरीके से ले सकते हो कि यूनिट मास ऑफ अ फ्लूइड, द वॉल्यूम रिक्वायर्ड बाय कवर्ड बाय यूनिट मास ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि गैसेस जो होंगे वो वॉल्यूम ज्यादा कवर करेंगे, या जो ऑक्यूपाई करेंगी ज्यादा गैसेस थोड़े ही मास में। ठीक है, तो इसलिए ये स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू ज्यादा आएगी गैसेस के लिए, इसलिए ये गैसेस के लिए यूजफुल हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी है वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी कि यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। और स्टैंडर्ड फ्लूइड हम वाटर को कंसिडर करते हैं, तो ये गामा अपॉन गामा डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब जो गामा है उसमें से हम जी तो निकाल ही सकते हैं, मतलब डेंसिटी इंटू ग्रेविटी कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे जी जी कैंसिल कर देंगे, तो ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड यानी कि वाटर हो जाता है। ठीक है, यही हो गया हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ऊपर नीचे दोनों सेम ही चीजें हैं, यूनिट वेट दोनों है या फिर डेंसिटी दोनों है, तो इसको मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती है। ये आपको चीज याद रखनी है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी मरकरी के 13.6 होती है। मतलब कि मरकरी जो है वो वाटर से 13.6 टाइम्स ज्यादा डेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसी ही एक टर्म है। यहाँ पे हम ले रहे थे ना पहले डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि स्टैंडर्ड फ्लूइड हमने लिया था। रिलेटिव डेंसिटी, दो कोई फ्लूइड्स को कंपेयर करना हो, कोई भी फ्लूइड हो, चाहे कोई भी फ्लूइड हो, जरूरी नहीं है कि वाटर हो, कोई भी फ्लूइड जो है अगर उसको कंपेयर करें तो फर्स्ट फ्लूइड की डेंसिटी अपॉन सेकंड फ्लूइड की डेंसिटी, ये हमारी रिलेटिव डेंसिटी हो जाती है सिंपली। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या हो जाती है? शेयर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। इसको इसको हम थोड़ी देर के लिए, इसकी जो डेफिनेशन है इसको साइड पे रखते हैं। विस्कोसिटी क्या है? सिंपली आपको याद रखना है इसके लिए, रेजिस्टेंस है ये, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू फ्लो।
ठीक है, सिंपली हमारी जो विस्कोसिटी है, रेजिस्टेंस टू फ्लो, जो हमारा फ्लूइड जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है फ्लूइड को फ्लो करने से, मतलब वो फ्लूइड के लेयर्स जो होंगे ना, वो उसको अपने आप को फ्लो नहीं करने दे रहे हैं, वो रोक रहे हैं, फ्रिक्शन कॉज कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक लेयर जो है, जैसे ये हमारा सरफेस है, अगर ये सरफेस है और इसके ऊपर हमारा कोई लिक्विड है, वो फ्लो करता है ना, तो ये जो लिक्विड जो है वो फ्लो करेगा यहाँ पे, तो ये जो लिक्विड है ना, इसी के लेयर्स जो होंगे ना, आपस में फ्रिक्शन कॉज करेंगे, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को रोक रहे होंगे, कि रेजिस्ट कर रहे होंगे कि ये फ्लो ना कर पाए। जैसे अगर आप हनी को इमेजिन करो, अगर आप हनी को कहीं पे गिरा देते हो और फ्लोर पे, और फिर उसके बाद वो कितना ही फ्लो कर पाएगा, वो फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, इसीलिए वो जो फ्लो नहीं कर पाएगा, मतलब उसके लेयर्स जो है वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस कॉज कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं फ्लो करने से। ठीक है, और सेम वे में अगर हम वाटर को उसकी जगह देखें, अगर वाटर को हम स्प्रेड कर दें, नीचे फेंक दी ग्राउंड में, तो वाटर जो है वो बहुत जल्दी फैल जाएगा और बहुत दूर तक जाएगा। मतलब वाटर, आपने ये भी चीज देखी होगी, थोड़ा सा पानी गिरता है और वो बहुत दूर तक जाता है, क्योंकि वाटर की जो विस्कोसिटी होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये विस्कोसिटी हो गया। अब विस्कोसिटी में एक हमारे पास लॉ आता है, वो है न्यूटन्स लॉ। ठीक है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। ठीक है, शेयर स्ट्रेस जो है, मतलब कि जो शेयर स्ट्रेन आ रहा है फ्लूइड में, जो स्ट्रेन आ रहा है, डिफॉर्मेशन जो आ रही है, डिफॉर्मेशन आ रही है फ्लूइड में, तभी फ्लूइड जो है वो मूव कर पा रहा है। ठीक है, उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ रही है, जिसकी वजह से वो फ्लो कर पा रहा है, तो वो जो डिफॉर्मेशन है ना, शेयर स्ट्रेस क्या हो जाती है, लेयर्स जो होती है ना, हमारी जो फ्लूइड की लेयर्स है, सपोज ये बहुत सारी लेयर्स है, ये आपस में एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं और एक दूसरे के ऊपर से मतलब निकल के जा रही है, इसलिए आपस में फ्रिक्शन कॉज कर रही है। यही जो मतलब इनके पैरेलल जो एक दूसरे पे ये फ्रिक्शन कॉज कर रही है, इसी चीज को हम शेयर स्ट्रेस बोल रहे हैं। ये इसी को हम स्ट्रेस, जो ये स्ट्रेस कॉज कर रही है, उसी को हम शेयर स्ट्रेस बोल दे रहे हैं। और शेयर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन होता है। और जब हम शेयर स्ट्रेन को हटाते हैं, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे, तो हमारे जब इक्वेट करना होगा तो एक कांस्टेंट आ जाता है यहाँ पे। ये जो कांस्टेंट आता है ना, इसी कांस्टेंट को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। अब इस कांस्टेंट को हमने यहाँ पे लिख दिया, viscosity is equals to shear stress upon shear strain। ठीक है, shear stress required to produce unit rate of shear strain, इसको हम विस्कोसिटी की ये एक डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज, कि ये जो हमारी शेयर स्ट्रेन है ना, डी यू अपॉन डी वाई, इसको लिख रहे हैं, मतलब क्या चेंज आ रहा है वेलोसिटी में डिवाइडेड बाय द चेंज इन द, मतलब कि जो हमारी फ्लूइड की लेयर है उसकी डेप्थ में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, इसी को हम डी थीटा अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, मतलब एंगुलर चेंज कितना आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा हो जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, ये भी मैंने ये पे बता दिया। तो इसीलिए हम विस्कोसिटी को लिख सकते हैं शेयर स्ट्रेस अपॉन एंगुलर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। ठीक है, ये भी हम इसको लिख सकते हैं विस्कोसिटी को। अब यहाँ पे जो वाटर है ना, उसकी विस्कोसिटी 50 टाइम्स हो जाती है एयर की, एयर से इसकी जो विस्कोसिटी है 50 टाइम्स से ज्यादा होती है। ठीक है, अब हम एक और बात कर लेते हैं यहीं पे। इस ग्राफ को अगर आप देखो, विस्कोसिटी जो है ना, उसका टेम्परेचर के साथ आपको ग्राफ दिख रहा है। मतलब जो लिक्विड है, फर्स्ट हमारे पास शुरुआत में लिक्विड की अगर हम बात करें, तो लिक्विड जो है उसकी विस्कोसिटी धीरे धीरे जो है डिक्रीज होती जा रही है ना, इस तरीके से डिक्रीज होती जा रही है। टेम्परेचर जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होती जा रही है। और जब हम गैसेस की बात करें, तो गैसेस के लिए जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि गैसेस के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करा जाएगा, तो विस्कोसिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद हमारी जो विस्कोसिटी है ना, इसकी क्या यूनिट होती है यहाँ पे, इसके लिए हम न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। और इसी को अगर हम, इसकी एक और यूनिट होती है पॉइस। अब यहाँ पे पॉइस क्या हो जाता है, 1 पॉइस इज इक्वल्स टू 0.1 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें पॉइस के टर्म में आंसर लिखना होगा और हमारा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में आंसर आया होगा ना, तो 1 पॉइस इज इक्वल्स टू 0.1 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। मतलब कि हमें क्या करना है,
जितना भी हमारा आंसर आया उसके साथ 0.1 मल्टीप्लाई कर देना और हमें बॉयज में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल सेकंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 पास्कल सेकंड या फिर 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 पास्कल, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हो। पास्कल जो है, पास्कल इज इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और पास्कल सेकंड इज इक्वल्स टू न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज मैंने पहले ही डिस्कस कर ली कि टेम्परेचर इंक्रीज करा जाएगा लिक्विड के केस में तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और टेम्परेचर जो है गैसेस के केस में इंक्रीज करोगे तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अब विस्कोसिटी के साथ यहाँ पे एक और न्यू टर्म आपको दिख रही है, जिसको हम न्यू बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये भी हमारी जो है लिक्विड के साथ ये टेम्परेचर इंक्रीज करा जाएगा तो ये डिक्रीज होगी, और गैसेस के केस में ये टेम्परेचर इंक्रीज करा जाएगा तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। अब हम समझ लेते हैं पहले तो कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती क्या है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी कुछ नहीं है, सिंपली जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी पर यूनिट डेंसिटी हमारी हो जाती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब ये क्या चीज होती है, ये होती है एबिलिटी ऑफ फ्लूइड टू डिफ्यूज मॉलिक्यूलर मोमेंटम। मॉलिक्यूलर मोमेंटम को डिफ्यूज करने की लिक्विड की, फ्लूइड की हमारी जो प्रॉपर्टी होती है उसी को हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर मोमेंटम को डिफ्यूज करना, डिक्रीज करना, एक तरह से स्प्रेड करके डिक्रीज कर देना, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो ये एबिलिटी होती है फ्लूइड की उसी को हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोल देते हैं। अब जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट आती है ना, वो यूनिट आ जाएगी वन स्ट्रोक, मतलब स्ट्रोक्स में इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड या फिर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसकी यूनिट आ जाती है। अब जो ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है ना, ये हमारी जो यूनिट आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, लेंथ का स्क्वायर अपॉन टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो कि इसकी यूनिट है लेंथ स्क्वायर अपॉन टाइम, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हमारी हो जाती काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट। और इसको हम स्ट्रोक्स में कैसे लिख सकते हैं, इसको याद करने का ये वाला तरीका सबसे सही है कि 1 स्ट्रोक इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। अब सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि 10⁻² का होल स्क्वायर कर देना यहाँ पे, तो ये 10⁻4 आ जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 10⁻4 स्ट्रोक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि विस्कोसिटी के लिए भी पहले लिखा था। इसको हम डायनेमिक विस्कोसिटी बोल सकते हैं। ये हो जाता है ml-1 t-1, और यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए m की कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है, ठीक है। m की पावर में 0 है, सिर्फ इसको हम l⁻², t की पावर में -1 सिंपली लिख सकते हैं, ठीक है। पहले वाले में m था और l t दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमें समझ आ चुका है कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, ठीक है। ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हो जाता है। अब इसके बाद हम जानेंगे फ्लूइड के टाइप्स के बारे में, और स्टडी ऑफ टाइप ऑफ फ्लूइड्स इज नोन एज रियोलॉजी, या फिर इसको सिंपली हम बोल सकते हैं कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स जो होते हैं ना उसको समझना। नॉन न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन जो फ्लूइड्स हैं उनको समझना इज नोन एज रियोलॉजी, ठीक है। टाइप ऑफ फ्लूइड्स के बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं आइडियल फ्लूइड। अब यहाँ पे एक चीज मैंने स्किप कर दी, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। तो इसका ग्राफ किस तरीके का बनेगा, इसका ग्राफ जो है ना यहाँ पे ऐसे बनेगा। मतलब ये जो है ना, ये du/dy ये हमारा शियर स्ट्रेन है, और ये हमारी शियर स्ट्रेस है। और हमें पता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे ही हमारी शियर स्ट्रेस बढ़ रही है उसके साथ साथ शियर स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, इक्वल अमाउंट में, मतलब इक्वल रेट से ये दोनों चीजें बढ़ रही हैं। तो इस तरीके का हमारा ग्राफ बन जाता है, ठीक है। ये हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड्स का ग्राफ है। अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट हमारा आइडियल फ्लूइड्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास ये जो है रेड लाइन आपको दिख रही है इस ग्राफ में, ये रेड लाइन हमें डिनोट करी है आइडियल फ्लूइड्स के बारे में। मतलब कि आइडियल फ्लूइड के लिए शियर स्ट्रेस जो है ना ये 0 हो जाती है। ये जो है शियर स्ट्रेस 0 हो जाएगी, और शियर स्ट्रेन जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब जो आइडियल फ्लूइड्स है ना, इसमें पहले तो ये इमेजिनरी कंडीशन है। अब जो आइडियल फ्लूइड्स है उसका ग्राफ आपको याद रखना है कि उसमें शियर स्ट्रेस 0 हो जाती है, और शियर स्ट्रेन जो होता है वो उसका कॉन्टिन्यूसली बढ़ता रहता है। अब जो आइडियल फ्लूइड है उसके लिए मेन जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है,
एक तो ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। जितने भी फ्लूइड्स है ना, मतलब कि उसको हम कोशिश कर सकते हैं कंप्रेस करने की, ठीक है। कुछ एक फ्लूइड्स जो होंगे वो थोड़ा बहुत बहुत कम कंप्रेसिबल होंगे, बट हम कोशिश कर सकते हैं। जैसे वाटर जो है उसको हम थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, एयर को तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो हम फ्लूइड्स जो है यहाँ पे आइडियल फ्लूइड के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं करा जा सकता, ठीक है। पहला ये, दूसरा ये इरोटेशनल होता है, तीसरा ये नॉन विस्कस होता है, मतलब विस्कोसिटी भी नहीं है। सरफेस टेंशन जो होती है इसकी जीरो हो जाती है, सरफेस टेंशन भी नहीं है इसकी, ठीक है। तो सरफेस टेंशन के बारे में बाद में पढ़ना हमने। फिर फ्रिक्शन लेस हो जाता है ये फ्लूइड, इसके जो लेयर्स हैं उनके बीच में आपस में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा बल्क मॉड्यूलस जो है वो इनफिनाइट हो जाता है, उसके बारे में भी हमने बाद में पढ़ना है, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि इनकम्प्रेसिबल है, इरोटेशनल है, नॉन विस्कस है, सरफेस टेंशन इसकी जीरो है, और ये फ्रिक्शन लेस है। बल्क मॉड्यूलस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा, हम ये समझ सकते हैं कि वो इनफिनाइट क्यों होगा, ठीक है, फ्लूइड जो है। फिर उसके बाद हाइग्रोमीटर जो है, यहाँ पे एक बीच में ये टर्म लिख दी गई है, ये भी मैं आपको बता ही देती हूँ। फॉर मेजरिंग वाटर वेपर कंटेंट ऑफ द एयर, हाइग्रोमीटर का हम यूज कर सकते हैं ताकि हम वाटर वेपर कंटेंट एयर का निकाल सके, ठीक है। इसका टाइप ऑफ जो फ्लूइड है उससे कुछ लेना देना नहीं है, बस ये मैंने नोट्स में लिखा था तो मैंने ये इसी में इसमें भी ऐड ही कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे रियल फ्लूइड्स हैं, रियल फ्लूइड कैसे हो जाते हैं। आइडियल फ्लूइड की हमने बात कर ली, वो इमेजिनरी फ्लूइड है, वो कैसे हो सकते हैं वो हमने बात करी। और रियल फ्लूइड असली में कौन सी होती है, जिसकी विस्कोसिटी होती है। पहले वाले जो फ्लूइड थे उसकी विस्कोसिटी नहीं थी, यहाँ पे रियल फ्लूइड्स की थोड़ी बहुत विस्कोसिटी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की अगर हम बात करें तो इसमें दो टाइप के फ्लूइड आ जाते हैं, स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड और डायलेटेंट फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो है ना, न्यूटन लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन न्यूटोनियन जो फ्लूइड है वो पावर लॉ को फॉलो करती है, ठीक है। अब जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है उसमें स्यूडो प्लास्टिक जो है और डायलेटेंट फ्लूइड है, ये दोनों टाइप के फ्लूइड आ जाती हैं। डायग्राम में पहले मैं आपको इसको दिखा देती हूँ, ये हमारी पूरी डायग्राम है। यहाँ पे आ जाएगा du/dy, मतलब कि शेयर स्ट्रेन और ये शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले ये जो है, ये हम इसको याद रखने की मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। डू नॉट पुट राहुल इनटू टैंक, ठीक है। इनटू द टैंक होगा बट इनटू टैंक, इस तरीके से मैंने इस ट्रिक से ये याद रखा हुआ। अब आपको पता चल गया कि डायलेटेंट यहाँ पे आएगा, ये हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ से ये जो है न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया, ये डायलेटेंट फ्लूइड हो गया, ये हमारा हो गया स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है। तो ये जो दो फ्लूइड्स हैं डायलेटेंट और स्यूडोप्लास्टिक, इसकी हम बात कर रहे हैं कि ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होती है, ठीक है। तो सूडोप्लास्टिक फ्लूइड और डायलेटेंट फ्लूइड के बारे में हम थोड़ा और समझ लेते हैं। सूडोप्लास्टिक फ्लूइड शेयर थिननिंग फ्लूइड होती है और डायलेटेंट फ्लूइड शेयर थिकनिंग फ्लूइड होती है। सूडोप्लास्टिक फ्लूइड की जो एपरेंट विस्कोसिटी होती है वो डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन डिफॉर्मेशन रेट, और जो हमारे शेयर थिकनिंग फ्लूइड या फिर डायलेटेंट फ्लूइड है, इसकी एपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन डिफॉर्मेशन रेट। यहाँ पे लिखा नहीं है बट आप याद रख सकते हो इसी की, मतलब इसका उल्टा होता है इसमें, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या क्या है, ह्यूमन ब्लड, पेंट, मिल्क, पेपर पल्प और पॉलीमेरिक सॉल्यूशन जैसे कि रबर, सस्पेंशन, पेंट्स, मड, स्लरी, ये सारी की सारी हमारी किसकी एग्जांपल है, डायलेटेंट फ्लूइड की, सूडो प्लास्टिक फ्लूइड की, सॉरी, ठीक है। ये सूडो प्लास्टिक फ्लूइड की एग्जांपल है ह्यूमन ब्लड, पेंट, मिल्क, पेपर पल्प, पॉलीमेरिक सॉल्यूशन, रबर और सस्पेंशन, पेंट्स, मड, स्लरी, ये सारी इसकी एग्जांपल है। डायलेटेंट फ्लूइड जो है, शेयर थिकनिंग फ्लूइड जो है, इसकी एग्जांपल हो जाती है स्टार्च, बटर, सस्पेंडेड सैंड सॉल्यूशन और कांस्टेंट शुगर सॉल्यूशन। फिर उसके बाद राइस स्टार्च सॉल्यूशन, क्विक सैंड, ये सारी इसकी एग्जांपल्स है शेयर थिकनिंग फ्लूइड की या फिर डायलेटेंट फ्लूइड की, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल्स हो जाती है। अब यहाँ पे ये एक और हम चीज देख लेते हैं। पहले हमारे पास क्या फॉर्मूला था, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, और यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते ही डी यू
म्यू आया था, ठीक है, विस्कोसिटी डी यू अपॉन डी वाई, ये हमारी थी ना पहली वाली न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए ये वाली इक्वेशन है, यहाँ पे ये शेयर स्ट्रेस है इज इक्वल्स टू ए प्लस बी डी वाई डी यू अपॉन डी वाई, इसकी पावर में होल एन होता है। तो यहाँ पे हमने ये वन लिख दिया, एन माइनस वन लिख दिया, इस तरीके से इसको स्प्लिट करा। तो ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन हमारी हो जाएगी एपरेंट विस्कोसिटी, ये हमारी एपरेंट विस्कोसिटी है बी टाइम्स डी यू अपॉन डी वाई की पावर में एन माइनस वन, ये एपरेंट विस्कोसिटी है। और इसी की हम लोग बात कर रहे थे कि एपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन द डिफॉर्मेशन रेट स्यूडो प्लास्टिक के लिए, ठीक है। तो ये जो है, और इसका मतलब कि it increases with increase in deformation rate in case of shear thickening fluid, थिकनिंग फ्लूइड के साथ ये डिफॉर्मेशन रेट जैसे ही बढ़ाई जाएगी एपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, इसीलिए इसका नाम शेयर थिकनिंग है, ठीक है। तो ये हमारे हो गया। अब नेक्स्ट जो है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड क्या होती है, इट हैज सम इनिशियल स्ट्रेंथ बियॉन्ड विच डिफॉर्मेशन स्टार्ट्स। अब पहले ये इस तरीके का इसका डायग्राम है, यहाँ पे ये शेयर शेयर स्ट्रेस होती है और ये शेयर स्ट्रेन डी यू अपॉन डी वाई होता है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें शेयर स्ट्रेस जो है इसकी कुछ एक वैल्यू है, उसके बाद यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा है, ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कि इसकी कुछ इनिशियल स्ट्रेंथ होती है बियॉन्ड विच डिफॉर्मेशन स्टार्ट। जैसे इसकी एग्जांपल जो है उससे मैं आपको समझाती हूँ। कोलगेट जो होती है ना, या फिर टूथपेस्ट जो होती है, कोई भी टूथपेस्ट, उसकी एग्जांपल हम समझे। अगर आप उसको कहीं टूथपेस्ट पे लगा के रखते हो और फिर उसके बाद टूथपेस्ट को मतलब टूथपेस्ट को हम अगर ब्रश पे लगाएं और ब्रश को उल्टा कर दें, तो कुछ देर तक टूथपेस्ट जो है वो लगी रहेगी ब्रश पे, और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो टूथपेस्ट जब थोड़ा टाइम हो जाएगा उसके बाद वो गिर जाएगी नीचे। बट वो एकदम से सडनली आप टर्न करोगे, ऐसा होता है ना कि पानी आपने लिया एक ग्लास और फिर उसके बाद ग्लास उल्टा किया तो पानी सारा का सारा नीचे गिर जाता है, लेकिन जो टूथपेस्ट है उसमें ऐसा नहीं होता। टूथपेस्ट को आप लगाओगे ब्रश पे, फिर उसके बाद उसको टर्न करोगे, वो एकदम से नहीं गिरेगी। वो अगर अच्छे से स्टिक नहीं हुई होगी वो अलग बात है, बट अगर वो स्टिक हो गई उसके साथ मतलब अच्छे से लग गई, तो और आपने टर्न करी और फिर उसके बाद वो एकदम से नहीं गिरेगी, वो कुछ टाइम लेगी, फिर उसके बाद जैसे ही उसकी स्ट्रेंथ जो होगी, इनिशियल स्ट्रेंथ खत्म होगी, उसके बाद वो गिर जाएगी, ठीक है। तो उसके अंदर मतलब इन फ्लूइड्स के अंदर पहले इनिशियल कुछ स्ट्रेंथ होती है बियॉन्ड विच डिफॉर्मेशन स्टार्ट, जिसके बाद डिफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। इसी को हम बिंगम प्लास्टिक भी बोल सकते हैं। और इसकी एग्जांपल में कोल्ड क्रीम, टूथपेस्ट, केचप, जाम, जैम, ड्रिलिंग मड, और ये सारी इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं, ठीक है। ये हमारी आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड की एग्जांपल है, कोल्ड क्रीम, टूथपेस्ट, केचप, केचप जो होता है वो भी, जैम और ड्रिलिंग मड, ये सारी एग्जांपल्स होगी। अब यहाँ पे शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू यील्ड वैल्यू, मतलब इसकी पहले कोई इनिशियल वैल्यू होती है। शेयर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, ये तो ऑलरेडी हो गई, शेयर स्ट्रेस शेयर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है तभी ये इस तरीके का ग्राफ बन रहा है, ये प्रोपोर्शनल है। बट यहाँ पे पहले इसकी कुछ एक वैल्यू होगी, कोई इनिशियल स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो ये हमारे आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड हो जाते हैं। ड्रिलिंग मड के बारे में मैंने बता दिया, और सीवेज स्लज भी इसकी एग्जांपल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड हो गया। इसके बाद आइडियल सॉलिड। आइडियल सॉलिड जो है ना, उसके अंदर स्ट्रेन आता ही नहीं है, मतलब उसमें जितनी मर्जी स्ट्रेस आ जाए बट स्ट्रेन नहीं आएगा। स्ट्रेन नहीं आएगा मतलब उसकी डिफॉर्मेशन नहीं होगी। ये यहाँ पे हमारे इस जगह पे आ जाएंगे, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा आइडियल सॉलिड का। ये हमारे पास है यहाँ पे शेयर स्ट्रेस और यहाँ पे डी यू अपॉन डी वाई, ठीक है। तो डी यू अपॉन डी वाई आप देख रहे हो कि ये जीरो पे ही है, यहाँ से ये जीरो है ना, तो ये जीरो पे ही है, इसका मतलब यहाँ पे शेयर स्ट्रेन जो है वो नहीं आ रहा, जितनी मर्जी आप स्ट्रेस लगा लो, ठीक है। तो ये आइडियल सॉलिड्स हो गए। इसके बाद हमारे पास दो टाइप ऑफ फ्लूइड होती हैं, एक होती है रियोपेटिक या फिर रियोलॉजिकल फ्लूइड, दूसरा थिक्सोट्रोपिक। रियोपेटिक और रियोलॉजिकल फ्लूइड्स जो है उसमें जिप्सम, प्लास्टर, बेंटोनाइट सॉल्यूशन, ये सारे आ जाते हैं रियोपेटिक में। और थिक्सोट्रोपिक में पेंटर्स इंक, लिपस्टिक और क्रूड ऑयल, ये सारे इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा सा इस ग्राफ से समझते हैं। जो हमारे रियोपेटिक फ्लूइड होती है ना, उसकी पहले तो एपरेंट विस्कोसिटी, जो उसके एन की वैल्यू, एन क्या है, ये वाला एन, ये जो एन इसकी पावर में है एन माइनस वन, ठीक है। तो ये जो एन है ना, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी,
पहले तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला ग्राफ है, दोनों ही केसेस में आप देख सकते हो, जो ग्राफ ये इस तरीके से नीचे की तरफ है कर्व्ड, मतलब कर्व्ड अपवर्ड है, कॉनकेव अपवर्ड है ये, वो दोनों ही ग्राफ्स में n की वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है। और जो कॉनकेव डाउनवर्ड है, दोनों ग्राफ्स में n की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। फिर जो हमारे ग्राफ जिसमें ये स्ट्रेट लाइन की तरह है बिल्कुल, ये जो दोनों ग्राफ्स है इसमें n की वैल्यू 0 आ जाती है, जो आइडियल प्लास्टिक के लिए भी 0 होगी और न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए भी 0 होगी। अब जो हमारे ये वाले फर्स्ट जो हमारा है इनिशियल, जिसकी स्ट्रेंथ नहीं होगी यहाँ पे बिल्कुल भी, शेयर स्ट्रेस जो है उसकी इनिशियल स्ट्रेंथ मतलब इन वालों की होगी, और यहाँ जो ये नीचे तीन फ्लूइड्स दिए हुए हैं, डायलेटेंट, स्यूडोप्लास्टिक और न्यूटोनियन, इनकी शेयर स्ट्रेंथ नहीं होगी। तो इनके बारे में अगर बात करें तो ये टाइम इंडिपेंडेंट है। ये जो शुरुआत वाले तीनों हैं, ये शुरुआत वाले दोनों हैं, जो स्यूडोप्लास्टिक और डायलेटेंट, दोनों ही टाइम इंडिपेंडेंट है। और जो हमारे रियोपेटिक और जो हमारे थिक्सोट्रोपिक है, ये दोनों के दोनों टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा जो डायलेटेड और स्यूडोप्लास्टिक है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली कि डायलेटेड शेयर थिकनिंग होती है और ये शेयर थिननिंग होती है स्यूडोप्लास्टिक। और जो हमारे रियोपेटिक होती है ना, इसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती है विद द टाइम, टाइम बढ़ने के साथ साथ इसकी विस्कोसिटी बढ़ती जाती है रियोपेटिक के केस में। और जो थिक्सोट्रोपिक है, इसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होती है विद द टाइम, टाइम के साथ इसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें, ये पॉइंट्स हो गए इनसे रिलेटेड। ये सारे ही फ्लूइड्स हमारे कवर हो चुके हैं। ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि विस्कोसिटी की वेरिएशन विद टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा, जो लिक्विड है इसके केस में विस्कोसिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, गैस के केस में बढ़ जाएगी। गैस के केस में क्यों बढ़ रही है? लिक्विड के केस में कोहेसिव फोर्स और मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर तीन दोनों काम कर रहे हैं, और जो गैसेस है इसमें सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से ये विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हो गया। और अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉड्यूलस, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो हमारे जो कौन से फ्लूइड थे, ये आइडियल फ्लूइड जो है, इसके लिए हमने बोला था ना कि बल्क मॉड्यूलस जो है इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी आइडियल फ्लूइड के लिए। अब हम बल्क मॉड्यूलस के लिए के बारे में और कंप्रेसिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सिंपली जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है पर यूनिट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को और कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम कैसे लिख सकते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं प्रेशर इंक्रीज। ठीक है, ये हो जाएगा प्रेशर इंक्रीज, और नीचे आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये हो जाएगा माइनस डेल पी, क्योंकि ये मतलब डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो प्रेशर इंक्रीज के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। फिर उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डीवी अपॉन वी, मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम हमारा हो जाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और यहाँ पे इसी को हम लिख सकते हैं डेंसिटी के टर्म्स में, अगर हम लिखना चाहें तो dv अपॉन v को डी डेल्टा अपॉन डेल्टा लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ये वाली हमारा जो फॉर्मूला है, ये भी हमारा फॉर्मूला बन जाता है बल्क मॉडुलस का, माइनस टाइम्स डेल्टा इंटू डेल पी अपॉन डेल डेल्टा। ठीक है, ये हमारा बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है। अब हम चाहें तो प्रेशर को हम फोर्स पर यूनिट एरिया लिख सकते हैं, तो फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा वी बाई वी, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे मेंशन्ड है कि आइडियल फ्लूइड के लिए ये इनफिनाइट होता है बल्क मॉडुलस। आइडियल फ्लूइड के लिए हम इनफिनाइट क्यों लिख रहे हैं बल्क मॉडुलस? क्योंकि हमने बोला था कि वो इनकम्प्रेसिबल है, जो हमारे आइडियल फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, और जो इसका बल्क मॉडुलस होगा ना, उसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन उसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा, मतलब उसकी वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसलिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन उसका जीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर उसका जीरो हो गया तो उसका ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो इन्फिनिटी हो जाती है। इसलिए आइडियल फ्लूइड के लिए बल्क मॉडुलस इनफिनाइट हो जाएगा। ये हो जाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, इसको हम बोल सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कंप्रेसिबिलिटी, जो कि इसका ठीक उल्टा होता है। इसको सी और बीटा से हम डिनोट कर सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी को। बल्क मॉडुलस को हम के से डिनोट करते हैं, यहाँ पे कहीं लिखा नहीं गया है, इसको हम के से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी है
ये हो जाता है 1/k। हाँ, ये हो गया ना बल्क मॉडुलस का ऑपोजिट होता है कंप्रेसिबिलिटी। ये 1/k हो गया। ये आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन प्रेशर इंक्रीज। उसका ठीक उल्टा हो गया कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस का। ठीक है। तो हमारे पास आ जाती है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन हो जाती है कोहेजन की वजह से। पहली बात तो ये होगी, सरफेस टेंशन है फोर्स पर यूनिट लेंथ से हम डिनोट कर सकते हैं इसको। पहले तो मैं इसको समझा ही देती हूँ। इस तरीके से हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें कोई एक लिक्विड है। ठीक है। लिक्विड के अंदर वाले जो पार्टिकल्स हैं, सिंपली इसी तरीके से आपने कॉलेज में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो लिक्विड का एक अंदर वाला पार्टिकल है, उसके ऊपर इस तरीके से सारी साइड से हमारे कोहेजन आती है। मतलब ये जो इसके बाकी पार्टिकल है, यहाँ पे सपोज एक पार्टिकल है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। यहाँ पे एक पार्टिकल होगा, वो इसको खींच रहा है। ये सब एक दूसरे को खींच रहे हैं, ठीक है, अपनी तरफ। कोहेजन का मतलब जो खुद के इसके लिक्विड के पार्टिकल्स है, उनके आपस में जो अट्रैक्शन होगी, वही कोहेजन हो जाती है। ठीक है। तो ये पार्टिकल सारे के सारे जो यहाँ है, वो इसको खींच रहे हैं। ये वाला पार्टिकल इनको सबको खींच रहा है। ठीक है। तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को खींच रहे हैं। अगर हम इस सरफेस वाले पार्टिकल्स को देखें, अब यहाँ पे ये जो सरफेस वाले पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल्स है यहाँ पे, इनको अंदर वाली साइड से बाकी पार्टिकल्स खींच रहे हैं। क्योंकि ये वाला जो था ना, ये जो पार्टिकल है, ये पूरा इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि सारी साइड से इसको जो पार्टिकल्स है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं या अपनी तरफ खींच रहे हैं। लेकिन जो ऊपर वाले सरफेस वाले पार्टिकल्स है, अगर हम उसकी बात करें, तो उनको अंदर वाली साइड पार्टिकल्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहे हैं या फिर। ठीक है। लेकिन ऊपर वाली साइड से कोई और फोर्स नहीं आ रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो हमारा कंटेनर है ना, अगर इसके अंदर कोहेजन ज्यादा होगी, ये जो हमारे पास लिक्विड है, इसके अंदर अगर कोहेजन ज्यादा होगी, सपोज इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है। ये कंटेनर जो है वो आपको चेंज लग रहा होगा, बट इस तरीके से मैं समझा रही हूँ सिर्फ आपको। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो हमारे पार्टिकल्स है ना, वो इस तरीके से बन जाएंगे। मतलब ये एक दूसरे को खींच रहे हैं, अट्रैक्शन हो रही है, जिसकी वजह से इन्होंने ये इस तरीके का शेप इस लिक्विड ने ऑक्यूपाई कर लिया, कि इस लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, ये सारे जो इसके अंदर के पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और बाकी सारे जो अंदर वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो सारे इक्विलिब्रियम में। लेकिन जो सरफेस वाले हैं, वो इक्विलिब्रियम में नहीं थे इस तरीके का, इसीलिए इन्होंने शेप ले लिया। ठीक है। इसी चीज को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। इसको सिंपली हम सरफेस टेंशन बोल देते हैं। और यहाँ पे सरफेस टेंशन हो जाती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है। ये हो जाएगी, और इसकी यूनिट लेंथ इसकी जो डायमेंशन है, वो हो जाएगी ML0T-2 या फिर MT-2, सिंपली हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है। फोर्स हो जाएगा न्यूटन में, और लेंथ मीटर में हो गया, तो न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। अब जो लिक्विड ड्रॉपलेट है, उसके ऊपर सरफेस टेंशन कितनी आएगी, वो हो जाएगी सिग्मा इज इक्वल्स टू PD/4। पी जो है यहाँ पे एक्सेस प्रेशर हो जाता है। एक्सेस प्रेशर यहाँ पे इसको हम डेल्टा पी या फिर सिंपली पी से डिनोट कर सकते हैं। ये हो जाता है इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल। ठीक है। इंटरनल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रेशर, माइनस एक्सटर्नल प्रेशर, आउटसाइड का जो प्रेशर होगा, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो माइनस करना हमें यहाँ से। ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है, और ये डी जो है, ये डाया हो जाएगा लिक्विड ड्रॉपलेट का। ठीक है। तो यहाँ पे PD/4 हो जाता है सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड। सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड जेट की अगर हम बात करें, तो PD/2 हो जाता है। सरफेस टेंशन ऑन अ हॉलो बबल की बात करें, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू PD/8 हो जाएगा। अब सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज, मतलब अगर सरफेस टेंशन डिक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो उसके साथ सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी? क्योंकि हमारी जो कोहेजन है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कोहेजन जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। पार्टिकल्स के बीच में आपस में जो कोहेजन थी, वो डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन डिक्रीज होगी। ठीक है। अब सरफेस टेंशन जो है, इससे रिलेटेड पहले थोड़ा और देख लेते हैं। सरफेस टेंशन में एक टर्म आ जाती है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मिनिमाइज सरफेस एरिया। जो सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए जो वर्क डन होता है, उसी को हम सिंपली सरफेस एनर्जी बोल देते हैं। और इसीलिए हम सरफेस टेंशन की अगर एक डेफिनेशन लिखना चाहें, तो हम लिख सकते हैं सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ठीक है। ये हमारी सरफेस टेंशन की एक डेफिनेशन हो जाती है। बहुत सारी डेफिनेशन इसकी बन जाती है। अब यहाँ पे सरफेस टेंशन जो है, एक बाइनरी प्रोसेस ऑफ फ्लूइड है, क्योंकि दो फ्लूइड्स के इंटरफेस के बीच की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे जब हम इस कंटेनर की बात कर रहे थे, तो ऊपर वाली साइड यहाँ पे एयर थी, और नीचे यहाँ एक लिक्विड था। तो दो फ्लूइड्स की बात चल रही थी, इसलिए बाइनरी प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड इसको हम बोल सकते हैं।
अगर हम डिटर्जेंट पाउडर को मिक्स करते हैं वाटर के अंदर तो सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और अगर हम लो डेंसिटी का लिक्विड मिक्स करेंगे वाटर के अंदर तो भी सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। सरफेस टेंशन अगर हम बात करें एयर वाटर इंटरफेस की तो उसकी एयर वाटर इंटरफेस पे सरफेस टेंशन 0.073 न्यूटन पर मीटर हो जाती है। और मरकरी एयर इंटरफेस पे 0.44 न्यूटन पर मीटर हो जाती है जो कि ज़्यादा है। और फिर सोप सॉल्यूशन के लिए 0.039 न्यूटन पर मीटर हो जाती है जो कि बहुत डिक्रीज हो गई। ठीक है। तो ये हो गए सरफेस टेंशन से रिलेटेड सारा। अब हम कैपिलैरिटी के बारे में बात करेंगे और इसके बाद कैविटेशन के बारे में बात करेंगे। अब कैपिलैरिटी क्या होती है? एक हमारे पास जो लिक्विड है ना, उस लिक्विड के अंदर हमें हमने ऑलरेडी बात करी है कि आपस में जो उसके पार्टिकल्स होती है उसके अंदर कोहेशन होती है। अगर ये कोहेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी ना तो जो कैपिलरी हमारा राइज है ना, यहाँ पे अगर हम कैपिलरिटी की बात करें तो कैपिलरी राइज या फॉल होता है हमारे फ्लूइड में। ठीक है। फ्लूइड के अंदर कैपिलरी राइज और फॉल होता है। अगर हम एक स्मॉल ट्यूब, हमने स्मॉल डाया की ट्यूब लेनी है जो कि ओपन होगी बॉटम और मतलब ऊपर से भी और नीचे से दोनों से, और टॉप और बॉटम से ये ओपन होगी और यहाँ पे हमने वाटर मतलब वाटर या कोई भी लिक्विड लिया हुआ है। ठीक है। जैसे हम इस लिक्विड को लेते हैं, अगर इसकी विस्कोसिटी जो है ना, मतलब विस्कोसिटी नहीं इसकी, सॉरी, कोहेजन जो है, कोहेजन अगर ज्यादा होगी एडहेशन से। अब एडहेशन क्या चीज है? कोहेजन तो होगी जो इसके खुद के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन है आपस में, सारे ही पार्टिकल्स में ये अट्रैक्शन होगी। ठीक है। सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन हो रही है क्योंकि इसके सारे पार्टिकल सेम ही होंगे। तो उसके बीच में जो अट्रैक्शन हो रही है उसको हम कोहेजन बोल रहे हैं। और अगर इसका जो मटेरियल है, जो ये हमारे पास कंटेनर है, इसके जो पार्टिकल्स है इसके अंदर भी तो मतलब एक एक एटम्स से बना हुआ है, ये पूरे एटम के साथ मॉलिक्यूल्स बने और मॉलिक्यूल्स की वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर बना है। तो इसके अंदर भी तो कुछ एक पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल्स का, अगर हम इसके पार्टिकल्स को मैं इस तरीके से ब्लू ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है। इन पार्टिकल्स है, इन ब्लू वाले पार्टिकल्स का और ये जो इसके अंदर जो लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स है, जितने भी पार्टिकल्स है, ये रेड वाले पार्टिकल्स के साथ जो अट्रैक्शन होता है ना, उसको हम एडहेशन बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारी एडहेशन है और ये हमारी कोहेशन है। ठीक है। तो अगर जो फ्लूइड है ना उसके अंदर कोहेजन ज्यादा है, अगर कोहेजन ज्यादा होगी ना तो इसमें कैपिलरी फॉल होगा। कैपिलरी फॉल क्या होगा कि ये जो हमारी एजेस है, यहाँ पे ये जो हमारी ट्यूब है ना, ट्यूब को मैं ब्लू कलर का बना देती हूँ, ये सपोज हमारी ट्यूब है। ट्यूब के साथ ये जो एजेस है ना, ये इस तरीके से, इसको अगर हम नोट करें, एक एज को हम देखें, इसकी ट्यूब की जो एजेस है या फिर इसकी जो साइड है, पूरी ट्यूब है, उसके साथ ये जो हमारा जो लिक्विड है, लिक्विड वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब डाउनवर्ड जा रहा है। मतलब ये कैपिलरी फॉल है लिक्विड की। यहाँ पे हम वॉल के साथ देख रहे हैं, वॉल और जो हमारा लिक्विड है उसके बीच में यहाँ पे फॉल आपको दिख रहा होगा। ये इस तरीके से फॉल हुआ है, यहाँ पे ये फॉल हुआ है। अगर हम एक इस तरीके का फ्लूइड देखें, ये हो गया ना कि कोहेजन ज्यादा और एडहेशन कम। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि एडहेशन ज्यादा और कोहेजन कम, मतलब वॉल के पार्टिकल्स के साथ इसकी ज्यादा अट्रैक्शन है, या फिर जो हमारे पास मटेरियल है जैसे ये ग्लास का ट्यूब है इसके साथ ज्यादा इसकी अट्रैक्शन होगी। तो पता है किस तरीके की बनेगी डायग्राम? कुछ इस तरीके की बनेगी। यहाँ पे ये कैपिलरी राइज हो रहा है। ठीक है। ये हमारा राइज है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अगर हम वॉल के साथ देखें डायग्राम को तो यहाँ पे ये जो है लिक्विड इस तरीके से राइज कर गया, ये राइज कर गया, ये हमारा राइज हो रहा है और ये हमारा फॉल है। ठीक है। इसको मैं यहाँ फॉल लिख देती हूँ। तो ये जो राइज और फॉल हो रहा है ना, इसी चीज को हम बोलते हैं कैपिलैरिटी। ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू कोहेजन एंड एडहेशन बोथ। सरफेस टेंशन सिर्फ और सिर्फ कोहेजन की वजह से हो रही थी, ये दोनों की वजह से हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो राइज और फॉल हो रहा है, कितना राइज और कितना फॉल होगा ना, उसकी अगर हम बात करें तो एच की हाइट यहाँ पे दी हुई है, ये राइज और फॉल की हाइट है। हाइट ऑफ राइज और फॉल जो जिसकी वैल्यू हो जाएगी 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी।
ये हमारे हो जाता है राइज या फॉल। ये लिक्विड के लिए हो गया। और अगर मतलब ये ट्यूब के लिए होगा कि ट्यूब की अगर हम बात करें, अगर हमारे पास दो प्लेट्स हैं, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, उसके बीच में हम राइज देख रहे हैं, तो 2 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी टी, टी हो जाएगी थिकनेस ऑफ द प्लेट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है। तो यहाँ पे कैपिलरी राइज कब होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर एडहेशन ज्यादा है देन द कोहेशन, जो हमारा दूसरा केस था, यहाँ पे मैं ये बता देती हूँ, ये जो है एडहेशन यहाँ पे ज्यादा है देन द कोहेशन, और ये वाला जो केस है, यहाँ पे कोहेशन ज्यादा है देन द एडहेशन, तब हमारा फॉल हो रहा है। ठीक है, तो कैपिलरी फॉल तब होगा जब एडहेशन इज लेस देन कोहेशन। ठीक है, कोहेशन ज्यादा होगा। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं वेटिंग और नॉन वेटिंग लिक्विड के बारे में। तो सबसे पहले तो वेटिंग जो लिक्विड है, दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम वेटिंग लिक्विड के बारे में या फ्लूइड के बारे में बात करें, तो ये वो फ्लूइड है जिसमें कोहेशन जो होगी वो कम होगी। कोहेजन कम होगी, एडहेशन ज्यादा होगी। अब एडहेशन ज्यादा है, तो अगर हम इस तरीके से बताएं, ये हमारा सपोज ये एक फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर एक लिक्विड की ड्रॉपलेट पड़ी हुई है, तो ये इस तरीके से फैल गई पूरी की पूरी। ये ड्रॉपलेट इस तरीके से ज्यादा स्प्रेड हुई, और इसने सरफेस के साथ एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल जो बन हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो एंगल बनाया है, ये जो एंगल है, ठीक है, ये हमारा एंगल जो बनाया होगा इसने यहाँ पे, ये एंगल जो होगा ये थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा। लेकिन अगर हम दूसरा जो हमारे नॉन वेटिंग फ्लूइड की बात करें ना, तो ये हमारा इस तरीके से, ये हमारी लिक्विड की एक ड्रॉपलेट है, और इसने सरफेस के साथ जो इस पॉइंट पे एंगल बना रखा है ना, अगर हम एंगल देख रहे हैं तो टेंजेंट के अलोंग हम एंगल एंगल देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल बना रखा है, ये थीटा हमेशा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ये किसके लिए है, नॉन वेटिंग फ्लूइड के लिए। नॉन वेटिंग फ्लूइड वो हो जाएंगे जिसमें कोहेशन ज्यादा होगी देन एडेशन। कोहेशन ज्यादा होगी देन एडेशन के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल आ जाती है मरकरी। मर्क्यूरी आप याद रख सकते हो। मर्क्यूरी आप याद रख सकते हो। मरकरी में क्या हो जाता है, मरकरी में उसके फ्लूइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स जो होंगे वो ग्राउंड के साथ या फिर किसी भी सरफेस पे रखा जाए, उस सरफेस के साथ वो स्टिक नहीं करेंगे, वो एक अपनी ही अलग बॉल्स टाइप स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो मरकरी है उसी की डायग्राम ये यहाँ पे दी गई है एक तरह से। मतलब मरकरी जैसे जो फ्लूइड्स होते हैं नॉन वेटिंग, ये वेट नहीं करते। इसको पाम में अगर आप रखते हो, अपने हाथ पे रखते हो, तो ये आपके हाथ को बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे, अपने आपके हाथ के साथ नहीं चिपकेंगे। ठीक है, और जो वेटिंग फ्लूइड होते हैं जैसे वाटर है, वो आपके हाथ पे आप फेंकोगे तो पूरा का पूरा हाथ गीला हो जाएगा। ठीक है, तो वो वेटिंग फ्लूइड होंगे, वो आपको वेट कर देंगे एक तरह से। ठीक है, उसमें जो एंगल होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 डिग्री होता है, और नॉन वेटिंग में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कैविटेशन। कैविटेशन क्या है, पहले तो ये हम प्रॉपरली समझ लेते हैं। अगर एक ट्यूब में यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ सपोज, ठीक है, हम पहले तो इसको अच्छे से समझते हैं कि लोकल स्टैटिक प्रेशर जो होगा ना, वो अगर एक ट्यूब में मूविंग वाटर है, मूविंग लिक्विड है, मतलब वाटर नहीं जरूरी है, लिक्विड एक मूविंग है, वो उसमें लोकल स्टैटिक प्रेशर प्रेशर जो होगा ना वो ड्रॉप करेगा बिलो वेपर प्रेशर, उसके उस लिक्विड के वेपर प्रेशर से बिलो वो जो प्रेशर होगा वो चला जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, द लिक्विड बॉइल्स एट रूम टेम्परेचर, इसीलिए वो लोकली जो लिक्विड होगा ना वो बॉईल कर जाएगा रूम टेम्परेचर पे ही, क्योंकि प्रेशर जो है वो लो चला गया। फिर उसके बाद क्या होगा, इसकी वजह से कैविटीज बनेंगी, मतलब कैविटीज क्या है, ये बबल्स बन रहे हैं। ठीक है, फिर ये वेपर बबल्स बन रहे हैं। ठीक है, अब ये जो बबल्स होंगे ना, ये हायर प्रेशर रीजन में मूव करेंगे, मतलब ये लो प्रेशर रीजन में बने और मूव करके हाई प्रेशर रीजन में, फिर उसके बाद हाई प्रेशर रीजन में मूव करने के बाद ये कोलैप्स कर जाएंगे, कोलैप्स करेंगे, फटेंगे बबल्स। उसके बाद ये बहुत ज्यादा मतलब शॉक वेव्स जनरेट करेंगे, मटेरियल जो होगा, पाइप का मटेरियल खराब हो सकता है, वैसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ये दिखाऊं, सपोज यहाँ पे इस रीजन पे लो प्रेशर है, ठीक है, लो प्रेशर है, वेपर प्रेशर जो है वो लो है यहाँ पे। ठीक है, सपोज यहाँ पे बबल्स बन गए, ये बबल्स है, और यहाँ पे ये हाई प्रेशर रीजन है, हाई प्रेशर वेपर प्रेशर रीजन है। तो यहाँ पे ये जो बबल्स है ये फट जाते हैं, ये सारे के सारे बबल्स फट गए,
उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे शॉक वेव्स जनरेट हुई, ये जो हमारा मटेरियल है ट्यूब का, ये मटेरियल खराब हो सकता है यहाँ पे, तो ये इसका नुकसान हो जाता है, जिसको हम इसी चीज को हम कैविटेशन बोलते हैं। तो ये होती किसकी वजह से है? इट अकर्स व्हेन प्रेशर हेड इज लो, प्रेशर हेड लो होगा, जिसकी वजह से ये स्टार्ट होगी, इनिशियल इसकी चीज ये स्टार्ट होना शुरू होगी, तो प्रेशर हेड लो होगा तब ये अकर होती है। इसलिए अगर हम इसको प्रिवेंट करना चाहें तो एक हमारा ना स्टैटिक हेड होता है, स्टैटिक हेड वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। स्टैटिक हेड क्या होता है? स्टैटिक हेड हो जाता है प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड, ठीक है, दोनों का सम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिसको हम सॉरी स्टैग्नेशन हेड बोलते हैं, स्टैटिक हेड नहीं, इसको हम स्टैग्नेशन हेड बोलेंगे। प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड ये हो जाता है और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसीलिए अगर प्रेशर हेड लो हो रहा है तो हम क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे वेलोसिटी हेड को, वेलोसिटी हेड को रिड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से प्रेशर हेड खुद ब खुद इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इसको ये प्रिवेंट करने का ये एक तरीका होता है। अब यहाँ पे वेपर प्रेशर की हमने बात करी, तो वेपर प्रेशर क्या है? प्रेशर एट विच लिक्विड इज कन्वर्टेड टू वेपर्स, जिसकी वजह से जिस प्रेशर पे लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि वेपर्स के फॉर्म में, लिक्विड से वो लिक्विड नहीं रहता, वो एयर के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, मतलब पर्टिकुलरली वेपर वर्ड उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, तो वेपर के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब कैविटेशन किस चीज के साथ इंक्रीज होती है और किसके साथ डिक्रीज होती है? अगर एलिवेशन बढ़ जाएगी तो कैविटेशन बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो कैविटेशन बढ़ेगी, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो हमारी कैविटेशन डिक्रीज होगी, मतलब ये इसके साथ इनवर्सली रिलेटेड है। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड अगर बढ़ेगा तो कैविटेशन बढ़ेगी, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा, उसके साथ इनवर्स रिलेशन है मतलब कैविटेशन का। ये हमारी कैविटेशन होगी। और अब हम एक और चीज देख लेते हैं, हमने स्प्रिंग बैलेंस के बारे में जाना था, तो एक फिजिकल बैलेंस या फिर बीम बैलेंस होता है, जिसकी हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं मास को। और यहाँ पे डेंसिटीज दी हुई हैं अलग अलग चीजों की। वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, एयर की 1.2 kg पर मीटर क्यूब होती है, काफी कम होती है ये वाटर से। और जो मरकरी है उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है, जो कि हमने पहले से जाना हुआ है कि 13.6 टाइम्स ज्यादा होती है, तो 13600 इसकी हो जाएगी डेंसिटी। सी वाटर की डेंसिटी जो होती है वो भी वाटर से ज्यादा होती है, और ये 120 से लेके 130 kg पर मीटर क्यूब हो सकती है। ग्लिसरीन की 1200 टू 1260 हो सकती है। केरोसिन के लिए 804 होगी, जो कि वाटर से कम हो जाती है। पेट्रोल के लिए 730 टू 760 होती है। डीजल की पेट्रोल से थोड़ी सी ज्यादा 820 टू 850 हो जाती है। ये इन सब की डेंसिटीज हो गई, ठीक है।